हेलो फ्रेंड्स, और पिछली क्लास में जैसे हमने 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा था और 1857 की क्रांति की पूरी जानकारी लगभग आपको दी थी। जैसा कि लगभग लंबे समय बाद पुनः ये वीडियो आ रहा है, उसका रीज़न है कि कुछ व्यवस्थाएं, अरेंजमेंट्स जो है उनमें कमी होने की वजह से और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से जो है वीडियो शूट नहीं कर पाए और आपके सामने नहीं आ पाए। और आज से अब कंटिन्यूअस हम ये सीरीज़ चालू कर रहे हैं जिसमें आधुनिक भारत का इतिहास हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि आधुनिक भारत के इतिहास की संपूर्ण कहानी में लगभग हमने 1-2 पार्ट इसके देख लिए थे। आज हम देखते हैं 1857 की क्रांति के आगे की घटना कि किस तरीके से सामान्य रूप से यहाँ पे परिस्थितियाँ बनी और परिस्थितियों बनने के बाद पश्चात जो है भारत में कांग्रेस की स्थापना और कांग्रेस की स्थापना के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। जैसा कि 1857 की क्रांति के बाद देखिए हुआ ये कि जैसे ही 1857 की क्रांति हो गई, इस 1857 की क्रांति के तुरंत बाद ब्रिटेन ने एक अनाउंसमेंट की, एक घोषणा की कि भारत पर अब सीधा शासन ब्रिटेन की संसद का होगा। यानी कि अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन कर रही है, लेकिन अब भारत पर जो शासन होगा ब्रिटेन की संसद सीधा शासन करेगी। और कहते हैं कि इसी के ठीक बाद 1858 में एक एक्ट आया था जिसे भारत शासन अधिनियम 1858 कहते हैं, जिसे एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। जब हम राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं तो राजनीति शास्त्र में 1800 यानी भारतीय संविधान के इतिहास में 1853 के बाद का जो एक्ट है वो 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक, तो इसके पश्चात अब हम देखते हैं कि ऐसी क्या परिस्थितियां रही हैं कि आगे की घटनाएं कैसे कालक्रम में चली, कैसे भारत आज़ादी की ओर बढ़ा। तो इसे तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं 1857 की क्रांति। क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी तक जितने भी राजा महाराजा, जितने भी लोग थे जो भी युद्ध किया करते थे, वो केवल और केवल अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए युद्ध किया करते थे। लेकिन 1857 की जो क्रांति हुई वो भारत की सत्ता को बचाने के लिए हुई, इसीलिए इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसके आगे की बात, अब जैसे ही ब्रिटेन का शासन भारत पे हुआ, ब्रिटेन को ये लगा कि भारतीय जनता, क्योंकि उसके बाद भी कई सारे आंदोलन हुए, जैसे नील आंदोलन हुआ, किसानों का विद्रोह हुआ, बहुत सारी जनजातियों का विद्रोह हो गया। तो इन जनजातियों के विद्रोह को दबाते हुए अंग्रेज़ों को ये लगा कि भाई ऐसा क्या कारण है कि जिसकी वजह से भारतीय जो है वो विद्रोह कर रहे हैं, समय समय पर विद्रोह कर देते, युद्ध हो जाता है। क्योंकि अंग्रेज़ तो आए व्यापार करने के लिए थे, अब अगर उनका पूरा समय युद्धों में ही बीतेगा तो व्यापार क्या करेंगे। तो समस्याएं बड़ी विकट होने लगी, बड़ी समस्याएं उत्पन्न होने लगी और इससे बहुत ज़्यादा अंग्रेज भी त्रस्त हो गए और परेशान हो गए। संभवतः अंग्रेज़ों ने एक दिमाग लगाया जिसमें से मुख्यतः एक व्यक्ति का नाम आता है जिसे कहते हैं कि कांग्रेस का जो गठन हुआ था, कांग्रेस की स्थापना हुई थी, वो कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन नाम के एक व्यक्ति थे जो उस समय पे थे। उनके मन की एक उपज थी, उनके मन में ये पहले से विचार चल रहा था कि भारतीयों की कोई एक ऐसी राजनीतिक संस्था होनी चाहिए जिसके माध्यम से भारतीय जो भी उनकी मांगे हैं अपनी उस संस्था के माध्यम से अंग्रेज़ों तक पहुंचाएं। और अंग्रेज़ों तक जब वो मांग पहुंचेगी, भाई आप सामान्य स्थिति में जानते हैं कि हड़ताल या किसी प्रकार का अनशन या किसी प्रकार का आंदोलन तभी होता है जब उनकी मांगे पूरी ना हो, और जब मांगे पूरी हो जाती हैं तो आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो इसी वजह से अंग्रेज़ों के मन में चल रहा था कि भारतीयों की एक राजनीतिक संस्था होनी चाहिए। ये बात पहले से ही लॉर्ड डफरिन के मन में चल रही थी, लेकिन उसी समय एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था A.O. ह्यूम।
आपने उनका नाम सुना होगा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका पूरा नाम था। और उन्होंने, चूँकि वो भारत में ICS के पद पे रहे, इंडियन सिविल सर्विसेज के पद पे, और उन्होंने ही लॉर्ड डफरिन से इस बात को रखा कि भाई भारतीयों की एक राजनीतिक संस्था हो जिसके माध्यम से वो अपनी मांगों को रख सकें, और मांगों को जब रखेंगे तो अंग्रेज या ब्रिटेन या ब्रिटिश उनकी मांगों को पूरा करेंगे। तो इस तरीके से 1857 की क्रांति के कई समय पश्चात 28 दिसंबर, ये डेट आपको याद रखनी है, 28 दिसंबर 1885 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, सामान्य हम कांग्रेस की अवस्थाओं को और चरण को जानेंगे, जिसमें और उनके अधिवेशन जो है वो अगले वीडियो में अपन देखेंगे। अधिवेशन कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं वो चर्चा मैं लगभग आज ही कर दूंगा, और उसके बारे में संपूर्ण विधिवत जानकारी जो है वो अगले वीडियो में दूंगा। तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। इसके संस्थापन एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में A.O. ह्यूम के नाम से जानते हैं। इसकी पहली बैठक जो हुई थी वो बम्बई के गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष रहे हैं वो आपके थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी, या BC बैनर्जी के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। इस कांग्रेस की प्रथम बैठक में लगभग 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और दरअसल एक जानकारी हमें यहाँ से इतिहास की ये भी प्राप्त होती है, और आपको भी संभवतः याद रखना चाहिए कि ये जो बैठक होनी थी ये हुई कहाँ पे। तो कांग्रेस की प्रथम जो बैठक हुई वो हुई थी बम्बई में। चूँकि हम वर्तमान में बम्बई को मुंबई के नाम से जानते हैं, लेकिन उस समय उसका नाम बम्बई था। तो बम्बई में प्रथम बैठक हुई थी, लेकिन ये बैठक दरअसल होनी कहाँ थी आपकी, ये होनी थी पूना में। लेकिन उस समय प्लेग महामारी, जैसे वर्तमान समय में कोरोना महामारी फैली हुई है, उस समय पूरे भारतवर्ष में अगर हम देखें, भारत ही क्या संपूर्ण विश्व में प्लेग बीमारी फैली हुई थी, जिसमें सर्वाधिक जो प्रकोप रहा है वो पूना में था। और पूना में प्रकोप होने की वजह से इस बैठक को स्थगित करके कहाँ किया गया, बम्बई में किया गया। ठीक है, तो प्रथम बैठक व्योमेश चंद्र बैनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में हुई, बम्बई के गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई। जिस प्रकार से एक सामान्य मनुष्य की अवस्थाएं होती हैं, वैसे ही कांग्रेस की अवस्थाओं को इतिहासकार ने बताया है। इतिहासकारों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 चरण बताए हैं। सबसे पहला जो चरण होता है उसे हम बाल्यावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था क्यों कहते हैं उसका भी समय देखेंगे। इसका जो समय माना जाता है वो 1885 से लेकर के 1905 तक का समय बाल्यावस्था का। इसके बाद कांग्रेस उग्रवादी रहा, यानी उस दौर को हम युवावस्था के नाम से जान सकते हैं। 1905 से लेकर के 1915, संभवतः ये डेट हम बढ़ा करके 1916 तक मान सकते हैं। उसका भी कारण हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसके बाद तीसरी जो इसकी अवस्था थी वो थी उदारवादी, या हम कह सकते हैं प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था यानी कि वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था 1915 से लेकर के 1947 की आज़ादी तक रही। ये 3 अवस्थाएं कांग्रेस की मानी गई। क्यों? पहला बाल्यावस्था, दूसरा युवावस्था, तीसरा प्रौढ़ावस्था। सॉरी। अब देखिएगा यहाँ पे कांग्रेस में 1885 से 1905 तक का समय क्यों बाल्यावस्था बताया गया। जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा होता है, और छोटा बच्चा यदि अपनी कोई मांग रखता है तो वो मांगे जो लगभग पूरी की जा सकती हैं, तो हम उनकी मांगों को पूरा कर देते हैं। जैसे आपके सामने कोई छोटा बच्चा आ जाए और कोई छोटा बच्चा आपसे बोले मुझे चॉकलेट चाहिए, तो आप निश्चित रूप से उसकी इस इच्छा को पूरी कर देंगे, इस मांग को पूरी करेंगे, चॉकलेट ला देंगे।
लेकिन यदि वो कोई ऐसे सामान या ऐसी वस्तु की मांग करता है जो आप पूरा नहीं कर सकते हैं या उस बच्चे के लिए आवश्यक नहीं है, तो आप निश्चित रूप से उसको शांत करा देंगे, मारेंगे, 2 झापड़ मारेंगे, डांट देंगे, कुछ भी कर देंगे, वो शांत हो जाएगा, लेकिन दोबारा उस मांग को नहीं रखें। यानी उसका वो विरोध नहीं कर पाएगा। कहने का अर्थ ये है कि वो बच्चा आंदोलन में तो बैठ नहीं जाएगा। अगर उसने आईफोन मांग लिया तो अब ऐसा हो कि आपने आईफोन नहीं दिया तो वो आंदोलन में बैठ जाए, है ना, बोले कि भाई ये हमारा अधिकार है, हमको चाहिए है, हम आपके बच्चे हैं, हमको चाहिए। तो ऐसी जिद तो नहीं कर सकता। जिद करेगा भी तो 2 झापड़ मार के, डांट के उसको बैठा दिए। इसी प्रकार से जो 1885 से 1905 तक का समय था, उसमें कांग्रेस ने अपनी जो भी मांगे रखी, जो भी उनकी मांग रही है, उन मांगों को अगर देखा जाए तो अंग्रेज कभी पूरा कर भी देते थे और कभी नहीं भी करते थे। यदि पूरा कर दें तो बड़ी अच्छी बात थी, नहीं पूरा करते थे तो कांग्रेस ने किसी प्रकार का कोई विरोध यहाँ पे नहीं किया। इसीलिए कांग्रेस के 1885 से 1905 तक का जो समय माना जाता है वो कांग्रेस का बाल्यावस्था का समय माना जाता है। वहीं हम बात करते हैं युवावस्था। ऐसा क्या है कि इसको युवावस्था कहते हैं? इसका कारण जानने के लिए हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। 1905 के समय में भारत के एक गवर्नर जनरल बनाए गए और उन गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन के बारे में इतिहासकार कहते हैं कि उसे भारत की परिस्थितियों का इतना अधिक ज्ञान था, और इतना अधिक ज्ञान तब था जब वो भारत का गवर्नर जनरल नहीं था। यानी कि उसको गवर्नर जनरल का पद बाद में मिला, लेकिन गवर्नर जनरल ना होते हुए भी भारत की परिस्थितियों का उसे बहुत अच्छा ज्ञान था। ऐसा कहते इतिहासकार, कहते इतिहास में मिलता है। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने एक रणनीति अपनाई और जनसंख्या और भाषाई आधार पर उसने क्या किया, बंगाल, जो संपूर्ण वर्तमान का जो बंगाल देख रहे हैं, वो उस समय के बंगाल का जो है लगभग 2.5 गुना कम है। यानी कि उस समय का बंगाल आज के बंगाल से 2.5 गुना अधिक था, अधिक बड़ा था। यानी कि उसमें क्या क्या आते थे, तो बंगाल में असम था, आज का सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, उड़ीसा, झारखंड और इसके अलावा आपका बिहार, ये पूरा एरिया जो है बंगाल का रहा। और हम वही बात करते हैं कि उसके आगे उस बंगाल का विभाजन, क्योंकि उस समय की जनसंख्या वहाँ की थी 7,86,00,000। 1905 में इसने 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन लागू कर दिया। इसके पहले उसने अनाउंसमेंट 19 जुलाई को की थी। 19 जुलाई में उसने ये अनाउंसमेंट की कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा हिंदू और मुस्लिम के आधार पर, भाषाई आधार पर, और इसके अलावा वहाँ जनसंख्या इत्यादि को देखते हुए। क्योंकि उसका कहना ये था कि बंगाल का जो विभाजन है वो करना ज़रूरी, क्योंकि उस समय ब्रिटेन और फ्रांस की जनसंख्या मिलाकर अकेले आपकी कहाँ की जनसंख्या थी, बंगाल की जनसंख्या। ऐसा हमें तर्क मिलता है। और ब्रिटेन और फ्रांस मिलाकर के कहते हैं कि इंग्लैंड और फ्रांस मिलाकर के पूरा इतना बड़ा बंगाल था, पर ऐसा था नहीं, कहने की बात थी। लॉर्ड कर्जन का ये कहना था, उसने इस प्रस्ताव को रखा था ब्रिटेन की संसद में कि हम क्यों बंगाल का विभाजन करना चाहते। तो युवावस्था का समय, अब जब जैसे ही युवावस्था के दौरान यानी कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया, उसी समय क्या होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारत की जनसंख्या क्या होती है, यहाँ पे आंदोलन करने लगती है। एक बहुत ही बड़ा जन आंदोलन हुआ जिसे बंग भंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और इस बंग भंग आंदोलन का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि फाइनली चल कर के 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा। यानी कि एक भारतीयों के मन में बड़ी ही ठेस पहुंची कि हिंदू और मुस्लिम के नाम पे इन्हें क्या अलग किया जा रहा है। और अंग्रेज़ों की रणनीति शुरू से ही रही है, दोनों के बीच में फूट डालो, यानी आपस में भारतीय जनता के मन में फूट डालो और शासन करो की रणनीति। तो 1905 के समय में जब बंगाल विभाजन हुआ तो कांग्रेस से बहुत सारे जो है नेता जुड़े हुए थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और इसके अलावा लाला लाजपत राय, ये सब युवा नेता थे।
बाल गंगाधर तिलक का तो कहना ये था कि यदि साल में हम एक बार टर्राते हैं तो उससे कुछ नहीं होगा, कांग्रेस के लिए कहा, क्योंकि साल में एक बार मीटिंग होती थी, बैठक होती थी, और वो होती थी 28 दिसंबर के दिन। ठीक है, तो जैसे ही ये युवा नेता थे, युवा नेता ने कहा कि इस बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए कांग्रेस को हम अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार, अपने हिसाब से चलाएंगे। लेकिन उसमें भी कुछ उदारवादी नेता थे, दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, और भी कई सारे नरमपंथी नेता थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम अहिंसावादी नहीं, अहिंसावादी हैं, अहिंसा के मार्ग को अपनाते हुए शांतिपूर्ण तरीके से इसका विरोध करें। और कहते हैं कि 1907 का जो दौर था, वो 1907 के दौर में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया था, एक नरम दल और एक गरम दल। नरम दल के नेता दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये सब रहे। जबकि गरम दल के नेता में 3 नाम बहुत प्रसिद्ध मिलते हैं, लाल, बाल और पाल, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। तो इसी वजह से 1907 के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया और मारपीट, हाथापाई असेंबली में सब कुछ हो गया। इसी वजह से कांग्रेस विभाजित हुआ और इस दौरान कांग्रेस ने उग्र होकर के क्या किया है, आंदोलन किया है, इसलिए उसको युवावस्था कहते हैं। युवा, क्योंकि युवाओं के मन में हमेशा क्या रहता है, जोश भरा रहता है, ये मतलब क्रोध भरा रहता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, एक्साइटमेंट, उत्तेजित हो जाना, ये युवाओं के मन में होता है। जैसे ही वो युवावस्था समाप्त हो जाती है तो प्रौढ़ावस्था की ओर आदमी चला जाता है, यानी कि मैच्योर हो जाता है। मैच्योर जब कांग्रेस कब हुई, 1915 के समय में क्यों हुई, उसका भी रीज़न अभी हम देखेंगे। तो मैच्योरिटी तब आती है जब हम युवावस्था से गुजर जाते हैं। ज़्यादातर शादी विवाह हो गया या नहीं हुआ, फिर भी हम बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है और हम जानते हैं कि उत्तेजित हो जाने से, क्रोध कर लेने से कुछ भी चीज़ें संभव नहीं हो पाती। इसीलिए कांग्रेस भी 1915 में कहा जाता है कि 9 जनवरी 1915 को भारत में गांधी जी का आगमन हो गया। दक्षिण अफ्रीका में कुछ आंदोलन करके, सत्याग्रह आंदोलन करके वो भारत आए और 1915 9 जनवरी के दिन आए थे। इसीलिए उस समय से लेके आज तक भारत में 9 जनवरी के दिन प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम इसके आगे की बात करते हैं कि 1915 में गांधी जी आ गए और तुरंत राजनीति में सक्रिय नहीं हुए। लगभग 1 साल तक उन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया और भ्रमण करने के पश्चात 1917 में सर्वप्रथम बिहार के चंपारण जिले से उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया और आरंभ करने के पश्चात इन्होंने जो है 1918 में खेड़ा, गुजरात का खेड़ा जिला, वहाँ पे आंदोलन किया। ये दोनों ही आंदोलन बड़े स्तर पर सफल हुए और गांधी जी यहाँ से फेमस हो गए। और कहते हैं कि यहाँ पे जो प्रौढ़ावस्था थी चालू हो जाती है, क्योंकि गांधी जी लगभग कांग्रेस के समर्थन में रहे हैं। हालांकि कहा जाता है कि कांग्रेस का पक्ष उन्होंने कभी नहीं लिया और इसीलिए एकमात्र अध्यक्षता 1924 में उन्होंने बेलग्राम में की थी, जिस समय वो चौरा चौरी कांड से छूट करके आए थे। 1924 के समय में 6 फरवरी को छूटे थे, 28 दिसंबर 1924 को उन्होंने कांग्रेस की पहली और आखिरी बार अध्यक्षता की। इसके बाद कभी उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। गांधी जी ने 1947 में आज़ादी के बाद ये तक कहा था कि कांग्रेस का काम था भारत को आज़ाद कराना। अब भारत आज़ाद हो गया है तो कांग्रेस को अपना संगठन बंद कर देना चाहिए। ठीक, तो ये 3 अवस्थाएं हमने देखी। गांधी जी के आने के बाद जितने भी आंदोलन हुए वो सब अहिंसावादी आंदोलन हुए, जिसमें अहिंसा को मुख्य जो है एम बनाया गया, लक्ष्य बनाया गया और विनम्र भाव से आंदोलन किया जाए। किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा, मारपीट, हिंसा, खून वगैरह यानी मृत्यु, हत्या, ये सब नहीं होनी चाहिए। इसीलिए प्रौढ़ावस्था माना गया। अब हम देखते हैं कि कांग्रेस के कौन कौन से अधिवेशन हमको पढ़ने। देखिए, मुख्यतः हम बात करें तो कांग्रेस के शुरू के 4 जो अधिवेशन होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, हमको पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि उनसे कभी कभी परीक्षा में प्रश्न बनता है। जैसे 1885 को जो पहला अधिवेशन हुआ वो कहाँ हुआ था, बम्बई में। क्यों इम्पॉर्टेंट है कि पहला अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। ठीक है, दूसरा, और ये पहले हिंदू अध्यक्ष थे।
1886 में जो हुआ वो आपका देखा जाए तो हुआ मद्रास में हुआ, जिसके कौन रहे हैं तो बदरुद्दीन तैयब, जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष रहे हैं। इसके जो दूसरा हुआ है वो हुआ है आपका कलकत्ता में, और पहले गैर हिंदू अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना, सॉरी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। 1887 वाला हमको पढ़ना पड़ता है क्योंकि पहले अध्यक्ष मुस्लिम बने बदरुद्दीन तैयब। इसके बाद हम देखें तो 1888 में पहले अंग्रेज अध्यक्ष बनाए गए। अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल उनका नाम था। 1888 के बाद सीधा हम 1896 में आ जाते हैं कांग्रेस के अधिवेशन में। पहली बार कलकत्ता में वंदे मातरम गाया गया, जो कि भारत का राष्ट्रगीत बना बाद में, ठीक है ना। 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगीत बना। 1896 के बाद सीधा आंदोलन में आ जाए तो 1905 वाले अधिवेशन में कांग्रेस का बंगाल का विभाजन हुआ। 1905 के बाद हमको पढ़ना पड़ता है 1907 का सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस गरम दल नरम दल में विभाजित हो गया। 1909 का, जिसमें पहली बार मार्ले मिंटो सुधार हुआ, जिसमें हम कहते हैं कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का यहाँ पे बखान किया गया। 1916 में अंबिका जरार मजूमदार की अध्यक्षता में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में पुनः विभाजित हुआ, पुनः एक हो गए। 1906 का मैंने इसलिए छोड़ दिया, कोई विशेष नहीं था, फिर भी सुन लीजिए। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, तो आप कह सकते हैं कि 1906 के अधिवेशन मुस्लिम लीग भी बन गया था। 1917 इसमें प्रथम महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट। 1917 के बाद 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1920 का विशेष आंदोलन हुआ था, विशेष अधिवेशन हुआ, लाला लाजपत राय ने किया था, क्योंकि असहयोग प्रस्ताव पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन उसके बाद चालू। फिर 1923 में आता है काकीनाडा और दिल्ली, दो जगह पे हुआ था। दिल्ली का विशेष अधिवेशन था, जिसमें आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मात्र 35 वर्ष की आयु में बने थे, सबसे युवा अध्यक्ष थे। ये कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। 1924 में गांधी जी ने बेलग्राम में अध्यक्षता की। 1925 में कानपुर में सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की, जो कि भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष रही है, प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। 1925 के बाद जो था 1929 का विशेष अधिवेशन, जिसमें पहली बार स्वाधीनता दिवस हमारा मनाया गया था 26 जनवरी 1930 के दिन। रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था। इसी तिथि को याद रखने के लिए भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया, लेकिन 2 महीने बाद क्या किया गया, उसे लागू किया गया। 1929 के बाद 1937 का जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। ये पहला ग्रामीण सम्मेलन रहा है, फैजपुर में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। 1938 और 1939 में लगातार क्या हुआ है, सुभाष चंद्र बोस बन गए। 1939 वाला जो अधिवेशन हुआ वो सुभाष चंद्र बोस, ये 1938 का हरिपुरा में हुआ था, गुजरात में। 1939 का मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में हुआ, वर्तमान में इसे हम जबलपुर के नाम से जानते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि पट्टाभी सीतारामैया, जो कि मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल रहे हैं, ये भी चुनाव में खड़े हुए थे अधिवेशन अध्यक्षता के लिए। सुभाष चंद्र बोस जीत गए युवा की लहर में, तो इन दोनों के बीच में विरोध हो गया। गांधी जी ने कुछ गलत कमेंट कर दिए। 1940 में बने कौन, ये हुआ आंदोलन रामगढ़ में हुआ, और इसमें बने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सबसे लंबे समय तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने रहे। उसका रीज़न ये था कि 1940 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, तो कोई अधिवेशन नहीं। 1946 में फिर अधिवेशन हुआ। 1946 में फिर बनाए जाते हैं अध्यक्ष, उनका नाम था आपका आचार्य JB कृपलानी, है ना। तो कृपलानी जो बनाए गए थे, कृपलानी जी, वो क्या माने जाते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष माने जाते हैं। इस तरीके से हम कांग्रेस के इस अधिवेशन को अगली क्लास में सेशन में विधिवत तरीके से एक एक अधिवेशन में क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे हुआ,
क्यों इनके अध्यक्ष बनाए गए, उन सबको पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हमने केवल कांग्रेस का बैकग्राउंड जाना, कांग्रेस के बारे में देखा है और उसको समझा है। तो मिलेंगे कल के वीडियो में, और कल के वीडियो में हम इसके आगे की जानकारी जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।